दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका स्वागत है। आज हम डिटेल में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे ईवीज हो, सर्वर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, मोबाइल्स हो, डिफेंस हो या कोई भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, सेमीकंडक्टर्स इन सबका कोर होता है। जैसे बिना ब्रेन के इंसान का कोई अस्तित्व तो नहीं होता, वैसे ही बिना सेमीकंडक्टर्स इन इंडस्ट्रीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है। और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कई कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ सेटअप कर रही हैं, जिसे हम आगे डिटेल्स में देखेंगे कौन कहां और किस टाइप की फैसिलिटी लगा रही है। आज हमारा फोकस 3 कंपनियों पर रहेगा, जिनमें से एक कंपनी मिड कैप है, एक कंपनी माइक्रो कैप है और एक कंपनी लार्ज कैप है। तो दोस्तों तीनों कंपनियों का जो बिजनेस है ये फ्यूचरिस्टिक है। तो जहाँ पर फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होता है वहाँ पर रिस्क भी होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का कॉल नहीं है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो कभी बिजली को पास करता है और कभी रोकता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सोचने, प्रोसेस करने और कंट्रोल करने के काम आता है। सिंपल शब्दों में सेमीकंडक्टर ही हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस का ब्रेन होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स बनते कैसे हैं। तो स्टेप 1 में क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है कैसे बनता है। तो जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है यहाँ से ये शुरू होता है। सबसे पहले हाई प्योरिटी सिलिकॉन से एक क्रिस्टल बनाया जाता है, जिसे पतली गोल प्लेट यानी वेफर तैयार होती है। ये वेफर पूरे सेमीकंडक्टर का बेस होता है और इसके बाद वेफर को पॉलिशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। इस स्टेज पर वेफर को बिल्कुल मिरर जैसा स्मूथ बनाया जाता है ताकि आगे सर्किट सही और एक्यूरेट तरीके से बन सके। पॉलिशिंग के बाद वेफर पर डिपोजिशन की प्रोसेस होती है। इसमें वेफर के ऊपर बहुत पतली लेयर चढ़ाई जाती है, जैसे मेटल और ऑक्साइड लेयर। ये लेयर सर्किट बनाने के लिए फाउंडेशन का काम करती है। देन लाइटोग्राफी होती है। उसके बाद आप देखेंगे लाइटोग्राफी के बाद एशिंग का काम होता है, देन डाइशिंग का काम होता है। तो डाइशिंग का काम ये क्या है, जब सर्किट पूरा तैयार हो जाता है तो वेफर पर डाइसिंग के थ्रू आउट छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए जाते हैं। हर टुकड़ा एक इंडिविजुअल सेमीकंडक्टर चिप होता है। देन जो रहता है उसके बाद वायरिंग एंड जो वायर बॉन्ड का एंड पैकेजिंग का काम होता है। तो आप ये चीज़ जानिए कि जो सेमीकंडक्टर होता है ये कई प्रोसेस से गुजरता है। ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि सीधा फैक्ट्री में डाला और वो निकाला तो सेमीकंडक्टर बनकर निकल हो गया। बिकॉज दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी क्रिटिकल होता है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि हर कंपनी पूरा प्रोसेस नहीं करती। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जो सिलिकॉन क्रिस्टल में काम करती है, कुछ कंपनियां पॉलिशिंग में काम करती है, तो कुछ कंपनियां डिपोजिशन में काम करती है, तो कुछ कंपनियां इचिंग में काम करती हैं, कुछ लाइटोग्राफी में काम करती है। तो कुल मिलाकर जो कंपनियां होती हैं ये अलग अलग सेगमेंट में काम करती हैं। तो बहुत ही रेयर ऐसी कंपनियां हैं जो सारे सेगमेंट में काम करती हुई आपको दिखे। तो कुल मिलाकर जो ये इंडस्ट्री है ये काफ़ी क्रिटिकल है और फ्यूचर की नीड है। ओके, अब इतना तो समझ में आया, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है ये सब तो हो गया, ये ओसेट क्या है। आप ओसेट का नाम अधिकतर आप सुने होंगे कि ये कंपनी सेमीकंडक्टर के ओसेट में काम करती है, दूसरी कंपनी है ये ओसेट में काम करती है। तो ये ओसेट है क्या, और अगर ओसेट इतना इम्पोर्टेंट है तो ये पूरी प्रोसेस वाली पिक्चर में क्लियरिटी दिखाई क्यों नहीं देता कि कहाँ पर ओसेट का काम था, कौन सा ऐसा था कि जहाँ पर ओसेट का काम था। तो ये सवाल दोस्तों बिल्कुल वैलिड है और इसका जवाब समझना बहुत ज़रूरी भी है। सच ये है कि ओसेट कोई अलग या एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होता। वेफर पर चिप बनाने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो कटिंग होता है, जो डाइशिंग का काम होता है, इसके बाद का जो काम होता है वो शेड कहलाता है। तो आप ये चीज़ जानिए कि वो शेड भी इसी के अंदर आता है, यानी कि
कुल मिलाकर जो चिप बनकर रेडी जब हो जाता है, उसके ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है, जो पैकेजिंग किया जाता है, अंदर जो फिट किया जाता है, देन उसको टेस्ट किया जाता है, तो ये जो काम होता है पैकेजिंग एंड टेस्टिंग का, ये ओसेट कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर को अगर आपको समझना है तो आपको पहले इसके प्रकार को आपको समझना होगा। तो सेमीकंडक्टर्स 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स होता है, ये क्या होता है? ये बेसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसमें कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होती है। अब एग्जाम्पल के लिए समझिए, जो सिलिकॉन और गैर्नेनियम होते हैं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे इसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो रिसर्च में इसका यूज़ होता है और इसका यूज फंडामेंटल स्टडीज़ में होता है। तो अगर आप और भी देखना चाहेंगे दूसरा, जैसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो आपको ये जो सेमीकंडक्टर है इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, बिकॉज जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है वो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही है। इसके 2 टाइप होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। और अगर आप देखेंगे जो ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर ही सीपीयूज जैसे सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरीज, जो डायोड होते हैं, तो कुल मिलाकर जो डेली यूज़ जैसे कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में, सर्वर्स में, और अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ है जैसे ट्रांजिस्टर में, मेमोरी में, जो लॉजिक आईसीज होते हैं, उनमें ये जो प्रोडक्ट होता है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है और इसका खपत भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला जो बिजनेस है वो ये है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। तो ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, ये 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो गैलियम नाइट्रेट होता है, जो गैलियम आर्सेनाइड होता है, इससे मिलकर ये बनता है। तो इससे बनता क्या है, तो आप देखेंगे फास्ट चार्जर इससे बनता है, जो कैमरों के सेंसर्स होते हैं, सेंसर बनता है, पावर एंड आरएफ डिवाइसेस बनते हैं, और जो डिफेंस के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो मोस्टली इससे ही बनते हैं। तो ये जो मतलब ये जो सेगमेंट है, यहाँ से काफ़ी हाई मार्जिन रहता है। तो जो कंपनी इस सेगमेंट में काम करती है तो उसका जो मार्जिन रहता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो ज़्यादा रहता है। ये चीज़ आप समझिए, ये चीज़ आप जानिए। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि ये जो इंडस्ट्री है ये कैसे ग्रो कर रही है, तो ये इंडस्ट्री आप देखेंगे तो 13 से 15% के आसपास के कैगर के हिसाब से 2025 से 2030 तक ग्रो कर सकती है। अराउंड आज के दौर में देखेंगे 2024-25 में ये इंडस्ट्री 52 बिलियन यूएसडी डॉलर के आसपास थी, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये 100 बिलियन यूएस डॉलर तक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर एक इंडस्ट्री में ग्रोथ 13 से 15% के आसपास रहेगा, तो जो ये ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनका जो ग्रोथ रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज दोस्तों, ये ऐसा सेक्टर नहीं है कि मतलब 1-2 सालों के लिए डिमांड में रह सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो वर्षों तक, दशकों तक, कई दशक तक लगातार डिमांड में बना रह सकता है, बिकॉज ये इंडस्ट्री काफ़ी ह्यूज इंडस्ट्री है। आप देखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेमीकंडक्टर सेक्टर पर एग्रेसिवली पुश करती हुई नज़र आ रही है। अगर आप देखेंगे जो आईएसएम के अंतर्गत, यानी जो इन्होंने इंडिया मतलब गवर्नमेंट ने एक मिशन लाया है, सेमीकंडक्टर मिशन जो आईएसएम है, उसके अंतर्गत 76,000 करोड़ डायरेक्ट गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। और आप देखेंगे 10 अप्रूव प्रोजेक्ट भी कंपनी ने मतलब लाइसेंस भी कंपनियों को मिल चुका है। आप देखेंगे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और गवर्नमेंट का टारगेट क्या है, फैब्रिकेशन, असेंबली, ओसेट और चिप डिज़ाइन वाला जो बिजनेस है, ये तीनों बिजनेस को इंडिया में लाने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो गवर्नमेंट का गोल एकदम क्लियर है, जो फॉरेन चिप्स पर डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए और इंडिया को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बनाया जाए, ये गवर्नमेंट चाहती है। तो गवर्नमेंट का पुश आप देखेंगे कई तरीक़ों से है। जैसे आप देखेंगे पीएलआई स्कीम के अंतर्गत भी गवर्नमेंट इस सेक्टर को पुश करती हुई दिख रही है, यानी कि
जो गवर्नमेंट है वो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत अपना मतलब पुश दिखाती हुई नज़र आ रही है। पीएलआई ये नहीं आप देखेंगे जो डीएलआई स्कीम है यानी कि डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव, इसके अंतर्गत भी गवर्नमेंट इस मतलब सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को पुश कर रही है। जो जो फोकस एरिया है वो आईओटी 5G है। आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसकी वजह से भी इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रह सकता है। और कई सारे रीज़न है जो इस सेक्टर में मतलब ऐसा है कि पुश करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बनी रह सकती है। आप देखेंगे ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में या इस इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी कंट्री है जो मतलब किंग है। अगर वो देखना चाहेंगे तो जो ताइवान है वो मतलब इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ बना कर रखी हुई है। साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, तो ये लीडर हैं। अब आपको जानना होगा कि चलो ठीक है, ताइवान में तो आप मानते हो कि लीडर है, तो ताइवान किस चीज़ का लीडर है? तो मैन्युफैक्चरिंग एंड फाउंड्री का जो बिजनेस है उसमें ताइवान लीडर है। और उसके पीछे का मेन वजह ये है कि इनके पास जो TSMC वाली कंपनी है, इसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में फैली है। डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन में अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राज है। मेमोरी चिप्स में देखेंगे तो साउथ कोरिया का राज है, जैसे सैमसंग का, हाइनेक्स का आपने रैम देखा होगा, हार्ड डिस्क देखा होगा, SSD देखा होगा, तो वो साउथ कोरिया का वहाँ पर ज़्यादा मतलब डिमांड है। मटेरियल्स और इक्विपमेंट में देखेंगे जो इसमें पदार्थ लगते हैं, जो केमिकल्स लगते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो जापान और जो यूरोप कंट्रीज़ है वो मतलब लीड करती हुई दिखती हैं। तो कुल मिलाकर ये सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो किसी एक देश से नहीं बल्कि कई देशों से मिलकर बना है। कई देश मिलकर इस सेक्टर को पुश करते हुए दिख रहे हैं और अलग अलग देश इस सेक्टर में अलग अलग तरीके से किंग है। और इंडिया को देखेंगे तो इंडिया में भी काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे तो जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है, 91,000 करोड़ ये निवेश कर रहे हैं। टाटा सेमीकंडक्टर्स को देखेंगे तो 27,000 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। तो ये पार्टनरशिप करके निवेश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये पार्टनरशिप भी दूसरी कंपनियों के साथ मिलके कर रहे हैं। CDL को देखेंगे तो 466 करोड़ का ये निवेश कर रहे हैं। 3D ग्लॉस को देखेंगे तो 1943 करोड़ का ये निवेश कर रहे हैं। माइक्रोन को देखेंगे तो ये गुजरात के सानंद में 22,516 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। CG पावर को देखेंगे तो 7600 करोड़ का निवेश कर रहा है। HCL को देखेंगे तो 3700 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। वहीं पर कैंस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, कैंस सेमीकॉन को देखेंगे, जो कैंस टेक्नोलॉजी का एक सब्सिडरी है, वो भी 3300 करोड़ का निवेश कर रहा है। तो आज जिन 3 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहली कंपनी कैंस टेक्नोलॉजी होगी। तो कैंस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, इसकी जो सब्सिडरी है कैंस सेमीकॉन, ये ज़बरदस्त ढंग से अपना जो पोजीशन है वो बढ़ा रही है, अपनी फैसिलिटी खड़ी करती हुई दिख रही है। अभी रिसेंट में इन्होंने अपना जो इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप है वो भी दिया है, लेकिन इनका काम अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मतलब बहुत जल्द इनका काम कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर होता क्या है, तो चिप असेंबली का इनका बिजनेस है, चिप टेस्टिंग का बिजनेस यहाँ पर होगा, चिप पैकेजिंग का इनका बिजनेस होगा, हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स का इनका यहाँ पर बिजनेस होगा। अगर आप कैंस टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि ये काफ़ी ज़बरदस्त ढंग से कंपनी ग्रो कर रही है। कैंस सेमीकॉन इनका जो सब्सिडरी है, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप यूजेस देखेंगे, जो ये कैंस सेमीकॉन है, जो कैंस टेक्नोलॉजी का जो सब्सिडरी है, ये जो अपना प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन सा ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जो सर्व करेंगे, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनका प्रोडक्ट यूज़ होएगा, पावर रिन्यूएबल में इनका प्रोडक्ट यूज़ होएगा, डिफेंस एरोस्पेस में इनका प्रोडक्ट जाएगा, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मतलब टेलीकॉम एंड कम्युनिकेशन। तो जो अलग अलग सेक्टर है वहाँ पर इसका मतलब ये जो कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट देती हुई नज़र आ सकती है। तो कुल मिलाकर जो ये बिजनेस है, जो सेमीकंडक्टर है, ये फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का एक गेटवे है। आप एक जानिए कि कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसका प्रॉक्सी है ये। तो कुल मिलाकर सबका रास्ता इन्हीं के घर से होकर गुजरता है। आप ये मान के चलिए
कि जो ये सेक्टर है ये फ्यूचर में भी डिमांड में रह सकता है। इस कंपनी के पास यानी कि कैश टेक्नोलॉजी के पास देखेंगे तो 4,613 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा 885 करोड़ का है। तो ये मतलब इसका ये बनता है कि कर्जे के मुकाबले में रिजर्व ज़्यादा है। वहीं पर कंपनी का ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है क्वार्टर बाय क्वार्टर काफ़ी शानदार ढंग से कंपनी ग्रो करती हुई दिखी है। मार्केट कैप 22,000 करोड़ का है, टॉप से कंपनी बड़े ह्यूज करेक्शन में है, उसके पीछे का भी रीज़न बताऊंगा। और पी देखेंगे तो कंपनी का पी 59 के आसपास का है, लेकिन अगर इसका लिस्टिंग जब से हुआ था तब से अगर इस कंपनी का पी देखेंगे तो 100 के ऊपर इस कंपनी का पी लगातार बना हुआ था। ये कंपनी 120 130 यहाँ तक कि 150 के आसपास के पी पर काम करती हुई दिखती थी। वहाँ से करेक्शन हुआ और उसके पीछे का जो रीज़न था वो भी कोटक की तरफ से एक रिपोर्ट आया था। उसको रिपोर्ट की वजह से इस मतलब कंपनी में काफ़ी भयंकर गिरावट देखने को मिली और टॉप से 55% करेक्शन में आता हुआ दिखा है। और रिपोर्ट का जो मुख्य बात था वो ये था कि इन्होंने मतलब इनका एक सब्सिडरी कंपनी है जो जिसका नाम है इस आप देखेंगे इस क्रैमको, इस कंपनी का मतलब इनका सब्सिडरी कंपनी है कैश टेक्नोलॉजी का। उसने प्रॉफिट दिखा मतलब उसने प्रॉफिट किया 0.6 करोड़ यानी कि 60 लाख का उस कंपनी ने प्रॉफिट किया। और जो कैश टेक्नोलॉजी है इन्होंने जो अपना स्टैंड अलोन रिजल्ट दिखाया उसमें दिखाया कि यहाँ से 48.9 मतलब 9 करोड़ का 48.9 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत था। हालांकि ये चीज़ जो कैश टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट है जो टॉप पर बैठे हुए हैं उन्होंने भी अपना एरर माना कि हाँ हमसे गलती हुई है। तो ये चीज़ है कि जो कोई अच्छी कंपनी होती है वो अपनी गलती को एक्सपेक्ट करती है, अपनी गलती को मान लेती कि हाँ हमसे गलती हुई है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन एक चीज़ जानिए दोस्तों कि जो अभी इसका रिज़ल्ट आने वाला है उस पर हम सबको काफ़ी पैनी नज़र रखनी होगी, उस पर हम सबको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा। बिकॉज दोस्तों इस कंपनी में अगर मान लीजिए इस कंपनी ने अपना जो रिज़ल्ट है उसमें कुछ गड़बड़ी किया है तो ये छोटी बात नहीं है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिकॉज हम ट्रेडर नहीं है कि 6 दिन के लिए आए मतलब 6 महीने के लिए आए, साल भर के लिए नहीं, हम निवेशक है, हम सालों साल बने रहते हैं। तो हमें अगर ज़रा सा भी किसी भी कंपनी में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा तो वो हमारे लिए खतरा मतलब खतरे की घंटी रहेगी। तो ये चीज़ जानिए कि इसका जो रिज़ल्ट आने वाला है उस रिज़ल्ट पर हमें और आपको पैनी नज़र रखनी होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्रमोटर के पास देखेंगे तो 53% के आसपास का शेयर है, वहीं पर पब्लिक के पास देखते हैं तो 20% के आसपास का शेयर पब्लिक के पास है और पब्लिक के पास पिछले क्वार्टर तक 12% के आसपास का शेयर था। तो इतना बड़ा क्या हो गया? तो अगर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो एफआईज और डीआईज है इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। अगर एफआईज और डीआईज ने ज़बरदस्त ढंग से माल को बेचा है, उसको खरीदने वाले अगर पब्लिक है तब भी हमें चौकन्ना ही रहना चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी फ्लैगशिप कंपनी है और काफ़ी प्रतिष्ठित ग्रुप से बिलोंग करती हुई दिखती है। 76,000 करोड़ का ये कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करती हुई दिख रही है। अगर इस कंपनी के पास रिजर्व देखेंगे तो 7,146 करोड़ का रिजर्व है, उसके मुकाबले में 117 करोड़ का कर्जा होना ये बताता है कि कंपनी लगभग डेप्थ फ्री ही कंपनी मान सकते हो। बिकॉज जिस कंपनी के पास रिजर्व रहेगा 7,000 करोड़ के से भी ज़्यादा का रिजर्व रहेगा, अगर उस कंपनी के पास बोरोविंग 117 करोड़ की है तो मतलब डेप्थ फ्री ही कंपनी मान सकते हो। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक चीज़ जानिए कि जो ये इंडस्ट्री है उसके लिए ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है और इतनी फ्यूचरिस्टिक है कि ये कुछ भी नहीं है। ये इंडस्ट्री कहाँ तक पहुँच सकती है शायद आपने, शायद हमने या शायद कल्पना करना मुश्किल हो सकता है। बिकॉज ये फ्यूचर का डिमांड है। अगर आप वर्ल्ड की जो दिग्गज कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ इस सेक्टर में काम करती हैं, उनका मार्केट कैप आप देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आपको एक चीज़ जानना होगा कि इस इंडस्ट्री का ये शुरुआत है, अभी ये इंडस्ट्री शुरू ही कर रहा है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है, वहीं पर 75 के आसपास का पी इस कंपनी का है।
और करेक्शन देखेंगे तो टॉप से 37% के आसपास के करेक्शन में भी कंपनी नज़र आएगी। वहीं पर प्रमोटर के पास 56% के आसपास का शेयर है। एफआईज और डीआईज के पास भी काफ़ी सॉलिड पोजीशन है। गवर्नमेंट के पास भी छोटी सी हिस्सेदारी है। वहीं पर पब्लिक के देखेंगे तो 14% के आसपास का हिस्सा पब्लिक के पास भी है। नेक्स्ट कंपनी को देखेंगे तो मोस्टचिप टेक्नोलॉजीज, ये भी काफ़ी सॉलिड कंपनी, इंटरेस्टिंग कंपनी, छोटी कंपनी है। इस कंपनी का भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो रिजल्ट रहता है काफ़ी कंसिस्टेंसी की कमी देखने को मिलती है, बिकॉज दोस्तों जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है। वहीं पर इस कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो इस कंपनी का बिजनेस सेमीकंडक्टर्स में है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, एनर्जी यूटिलिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल आईओटीज़ में इस कंपनी का बिजनेस है। तो आपको इस कंपनी पर भी रिसर्च करना चाहिए, इस कंपनी पर भी आपको स्टडी ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों ये कंपनी डायरेक्ट देखेंगे तो आप ये कंपनी सेमीकंडक्टर में काम नहीं करेगी, बल्कि ये जो डिज़ाइन है, जो मतलब उससे रिलेटेड सर्विसेज है, वो ये कंपनी देती हुई दिखती है। तो इसका भी बिजनेस काफ़ी सॉलिड ढंग से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और टॉप से ये कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में नज़र आ रही है। 76 के आसपास का कंपनी का पीई है और कंपनी का रिजर्व देखेंगे 329 करोड़ के आसपास का रिजर्व है। उसके मुकाबले में 48 करोड़ का कर्जा होना ये बताता है कंपनी के पास जो कर्जा है वो काफ़ी कम है, उसके मुकाबले में रिजर्व काफ़ी सॉलिड है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ईयर बाय ईयर, तो कंपनी ईयर बाय ईयर अपना जो नेट प्रॉफिट है ये ग्रो करती हुई दिख रही है। रिसेंट में देखेंगे पास्ट ईयर में तो कंपनी निगेटिव में थी, कंपनी लॉस में चल रही थी, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे, 3-4 वर्षों से देखेंगे तो कंपनी लगातार अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर रही है, बल्कि पॉजिटिव में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, लेकिन कंपनी छोटी है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये भी चीज़ जानिए। और प्रमोटर के पास 40% का पोजीशन है, वहीं पर पब्लिक के पास 58% का पोजीशन है, अदर के पास ना के बराबर शेयर है। और एफआईज को देखेंगे तो छोटी सी हिस्सेदारी एफआईज के पास है, लेकिन मोस्टली जो हिस्सा है वो प्रमोटर और पब्लिक के पास ही है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से कंपनी अच्छे खासे करेक्शन में है। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा भागती भी है और काफ़ी ज़्यादा गिरती भी है, और जब करेक्शन होती है तो बहुत बड़ा करेक्शन ये कंपनी दिखाती हुई नज़र आई है। तो हमें इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, इस कंपनी पर भी हमें स्टडी ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों यस ज़रूर लिखिए, हमें मालूम पड़े कि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आप वैल्यू इन्वेस्टर्स हो, हमें ज़रूर मालूम पड़े, तो हम और भी डीपली वीडियो बनाते ही रहेंगे। दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज़ करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। मैं सिबिल रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, सो मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन ना लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।